पुराने वक्तों की बात है। एक गांव था जो बाकी देहातों से कुछ ज्यादा ही अनोखा था। वहां के लोग सीधे सादे, भोले भाले और अक्सर वक्त बिना किसी मकसद की बहसों में उलझे रहते थे। उसी गांव के कच्चे रास्ते पर एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था एक बूढ़ा दर्जी जिसे सब चाचा सलीम के नाम से जानते थे। चाचा सलीम अपनी जिंदगी भर गांव के लोगों के कपड़े सीता रहा। वो एक बेहद माहिर कारीगर था। सादगी का ये आलम था कि पूरा गांव उस पर एतबार करता था। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा अजीज थी वो थी उसकी एक कीमती कैंची। ये कैंची बहुत खास धातु से बनी हुई थी और चाचा अक्सर कहा करता, बेटा कपड़ा तो सब सी लेते हैं मगर ये कैंची हाथ में हो तो जैसे धागे खुद ही झुक जाते हैं। चाचा सलीम के 4 बेटे थे, रियाज, नियाज, फयाज और सिराज। ये चारों चाचा के लाडले तो थे मगर अकद्ल के मामले में पूरे गांव में बदनाम। लोग मजाक में कहते, अगर अकद्ल बिकने लगे तो इन चारों के सरों पर छतरियां रख देना, बारिश से तो बच जाएंगे, दिमाग तो वैसे भी खाली है। जब चाचा सलीम का इंतकाल हुआ तो पूरा गांव गमगीन हो गया मगर चारों भाई इस सदमे को जल्द ही भूल गए। अगले ही दिन उन्होंने बैठक जमाई और विरासत के नाम पर एक ही चीज तय करनी थी, वही कीमती कैंची। रियाज कहने लगा, ये कैंची तो सबसे बड़े भाई होने की वजह से मेरे हिस्से में आनी चाहिए। नियाज बोला, नहीं भाई, मैं हमेशा अब्बा के साथ बैठा करता था, कैंची मेरे हाथ में ज्यादा रही है, इस पर मेरा हक बनता है। फयाज ने अपनी मशहूर फलसफा सुनाया, कैंची को मेरे सुपुर्द करो, मैं इसे जमीन में दफन करूंगा, अगले साल कैंचियों का दरख्त उगाऊंगा, सबको बराबर कैंचियां मिल जाएंगी। सिराज जो हमेशा सबके बात बोलता था बोला, यार ऐसा ना हो कि हम बहस करते रहें और ये कैंची उड़ के किसी और के हाथ लग जाए। मेरा मशवरा है इसे 4 टुकड़ों में बांट लेते हैं, एक एक हिस्सा सब ले लें। तीनों भाइयों ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसने कोई कांट का फलसफा बयान कर दिया हो और फिर सबने रजामंदी में सर हिलाया। बिल्कुल ठीक कह रहा है, कैंची के 4 टुकड़े कर लेते हैं, एक को हथा मिलेगा, दूसरे को ब्लेड का आगे वाला हिस्सा, तीसरे को पीछे वाला और चौथे को पेच। रियाज ने नरमी से कहा। नियाज ने खुश होकर कहा, वाह भाई क्या इंसाफ है, अब्बा भी खुश हो जाते ये देखकर। अब मसला ये था कि कैंची को काटेगा कौन। फयाज ने बावर्ची खाने से छुरी उठाई, सिराज लोहार के पास हथौड़ा लेने गया। जब सब तैयारी मुकम्मल हो गई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी खड़ा था जो गांव से गुजरते हुए पानी पीने रुका था। जब उसने चारों को कैंची पर जोर आजमाई करते देखा तो हैरानी से पूछ बैठा, अरे भाइयों ये क्या कर रहे हो? रियाज ने बड़ी संजीदगी से कहा, कैंची को बराबर तकसीम कर रहे हैं क्योंकि हमारे अब्बा मर गए हैं और ये उनकी वाहिद निशानी है। अजनबी ने जोर का कहका लगाया, फिर कुछ लम्हों तक चुपचाप उनकी शक्लें देखता रहा। फिर एक हाथ मार के बोला, अरे कमबख्तो, कैंची को बेच दो, पैसे ले लो और बांट लो, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? चारों भाई चौंक गए। सिराज ने सर खुजाते हुए कहा, ओहो, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। और यूं उन्होंने कैंची को एक चादर में लपेटा, एक पुरानी बोरी में डाला और अगले दिन सुबह सवेरे शहर रवाना हो गए ताकि कैंची बेचकर दौलत तकसीम की जा सके। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और बातें हुस्बे रिवायत बेतुकी। रियाज बोला, मेरे हिस्से के पैसों से मैं सबसे पहले एक नया कंघा खरीदूंगा। अब्बा की आखिरी नसीहत यही थी, बाल सुलझाकर रखा करो। नियाज ने फौरन लुकमा दिया, और मैं पान की पूरी बोरी खरीदूंगा ताकि हर वक्त मुंह रंगीन रहे। फयाज ने जोर का कहकहा लगाया, मैं तो दुकान खोलूंगा, यह मत हो कि दुकान में बैठे बैठे नींद ही आ जाए। सिराज ने, जो हमेशा सबसे संजीदा बनता था, संभल कर कहा, यारो एक बात समझ नहीं आती, हम कैंची बेचने तो जा रहे हैं मगर ये बोरी में है, अगर रास्ते में कोई चोर देख ले। नियाज बोला, चोर तो तब देखे जब उसे अंदाजा हो कि बोरी में क्या है, वैसे भी हमारे चेहरों से तो अकथल टपक रही है, चोर खुद ही रास्ता बदल लेगा। शहर जाने का रास्ता ज्यादा लंबा तो नहीं था मगर चारों भाइयों के लिए वो एक अलग ही मुहिम बन चुका था। कभी कोई अपनी चप्पल उतार के झाड़ने लगता, कभी दूसरा भागकर किसी पेड़ की छांव तले बैठने की फरमाइश करता
और कभी रास्ते में मिलने वाले किसी देहाती से बस यूं ही बात छेड़ दी जाती, बोरियत मिटाने के लिए। बोरी जिसमें कैंचियां थीं अब रियाज के हाथ में थी, जो सबसे आगे चल रहा था। फयाज बार बार उसे कहता, भाई जरा आहिस्ता चलो, बोरी नीचे ही रख दो, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। रियाज ने घमंड से कहा, बोरी मेरे पास है तो फैसला भी मेरा होगा। चलते चलते सूरज सर पर आ गया। एक छायादार जगह दिखी तो सबने इत्तेफाक किया कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। एक पीपल का पेड़ था, नीचे थोड़ी सी घास भी बची हुई थी। सबने अपनी चप्पलें एक तरफ फेंकी, आपस में कुछ बेमकसद हंसी मजाक किया और वहीं सो गए। जब आंख खुली तो सब एक साथ उठ बैठे, जैसे किसी ने जोर से पुकारा हो। सबसे पहले सिराज ने आवाज लगाई, अरे रियाज, वो बोरी कहाँ है? रियाज, जो सबसे पहले उठा था, इधर उधर देखने लगा और फिर हकलाते हुए बोला, यार वो तो मेरे सर के नीचे थी। नियाज ने तुरंत सिर पकड़ लिया, और अब कहाँ है? फयाज चीख पड़ा, कैंची गुम हो गई। चारों हक्का बक्का एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर सब कैंची को ढूंढने में लग गए, पेड़ के आसपास, झाड़ियों में, जमीन पर, यहां तक कि एक कुएं में भी झांक कर देखा। नियाज नीचे झुकता जा रहा था और बड़बड़ा रहा था, मैंने ख्वाब में सुना था, कोई कह रहा था कि कैंची उड़ गई है। रियाज ने अपना सिर पीट लिया, अब्बा की निशानी बेचकर कुछ पैसे कमाने का सोचा था, अब तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। फयाज ने तुरंत इल्जाम मढ़ दिया, ये सब रियाज का कसूर है, कैंची संभालने का मतलब ये नहीं कि नींद पूरी करो। रियाज पलटकर बोला, तो क्या कैंची के लिए जागते जागते मर जाता? नींद इंसान की फितरत है। बहस इतनी बढ़ गई कि बात गिरेबान पकड़ने तक पहुंच गई। तभी सिराज ने हाथ उठाकर कहा, बस करो, अब एक ही रास्ता है, जिसने हमें पहले अक्ल दी थी, शायद वही अब कोई राह दिखा दे। चारों ने फैसला किया कि वापस गांव जाकर उस बुजुर्ग अक्लमंद को तलाश करें, ताकि वही बताए कि कैंची कहां गई। बोरी अब खाली थी, दिल बेचैन, चेहरे शर्मसार और आंखों में फिर वही सवाल, क्या अब्बा की निशानी हमेशा के लिए खो गई या कोई करामत बाकी है? चारों भाई कैंची गुम हो जाने के बाद एक बार फिर उसी बुजुर्ग की तलाश में निकल पड़े। दोपहर ढल चुकी थी, धूप अब हल्की पड़ने लगी थी। उनके चेहरों पर मायूसी, उलझन और बेबसी साफ नजर आ रही थी। रियाज ने थके हुए लहजे में कहा, भाइयों, वो बुजुर्ग वाकई में समझदार लगते थे, शायद वही हमारी मदद कर सकें। फयाज बोला, अगर वो नहीं मिले तो क्या करेंगे हम? सिराज ने जवाब दिया, तो फिर गांव लौटकर सबको सच बता देंगे कि अब्बा की निशानी हमने अपनी नालायकी से गुम कर दी। नियाज ने हंसते हुए कहा, अब्बा तो ख्वाब में भी हमें बद्दुआएं देंगे। उसी वक्त दूर से वही बुजुर्ग आते हुए नजर आए, सफेद लिबास में, हाथ में छड़ी, चेहरे पर सुकून और आंखों में वही तेज। चारों भाई तेजी से उनकी तरफ बढ़े। रियाज आगे बढ़ा, अदब से सलाम किया और कहा, हुजूर, कैंची गुम हो गई है। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, मैं जानता था कि तुम लोग कैंची बेचने की जगह किसी और मुसीबत में फंस जाओगे। अब बताओ क्या चाहते हो? फयाज ने जल्दी से कहा, हमें वही इल्म चाहिए जो आपके पास है, हमें बताइए कि कैंची कहां गई। बुजुर्ग ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोले, अगर तुम वाकई सच बोल रहे हो और तुम्हें इल्म गैब पाने का इतना शौक है, तो तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। अगर तुम ये आजमाइश कामयाबी से पूरी कर लो तो मैं तुम्हें कैंची का सुराग दूंगा। सिराज ने फौरन पूछा, क्या आजमाइश है हुजूर? बुजुर्ग ने जेब से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला और दोनों हाथों से संभाल कर जमीन पर रख दिया। इस डिब्बे में एक चीज रखी है, बुजुर्ग बोले, तुम्हें बस ये बताना है कि इसके अंदर क्या है। अगर सही जवाब दिया तो समझूंगा कि तुम लोग वाकई अकल के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हो। चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नियाज ने धीमे से पूछा, सरकार, कोई इशारा तो दे दीजिए, वैसे तो हम बता ही देंगे। बुजुर्ग बोले, इशारा बस इतना है कि तुम चार हो, और अगर अब तक तुम्हारी समझबूझ ने कुछ भी हासिल किया है तो ये मुअम्मा हल कर लोगे। इसके बाद सब खामोश हो गए। रियाज ने माथा खुजाते हुए कहा, डिब्बा लकड़ी का है, यानी इसके अंदर कोई हल्की चीज हो सकती है। फयाज बोला, अगर इसमें कैंची होती तो हुजूर सीधी बात करते, यानी ये कैंची तो नहीं। सिराज ने अंदाजा लगाते हुए कहा,
शायद कोई खाने की चीज हो, लेकिन कोई खुशबू तो नहीं आ रही। नियाज, जो हमेशा सबसे ज्यादा बेढंगी बातें करता था, बोल पड़ा, मेरा दिल कह रहा है कि इसमें एक अंगूठी है या शायद कोई चाबी। बुजुर्ग मुस्कुराए और उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो भाइयों की सादा लौही से लुत्फ उठा रहे हैं। आखिरी लम्हे में सबने मिलकर कहा, सरकार, हमें लगता है कि इस डिब्बे में कोई ऐसी चीज है जो बंद है, चमकदार है और हमारे जैसे लोगों को भरम में डाल सकती है। शायद एक आईना? बुजुर्ग ने जोर का कहकहा लगाया और कहा, गलत, लेकिन कोशिश दिलचस्प थी। अब अगली कोशिश करो। तुम्हारे पास 3 और सवाल बचे हैं। चारों भाई चकरा गए और यूं शुरू हुआ आजमाइश का सिलसिला, जो उनकी किस्मत बदल भी सकता था और शायद बर्बादी का रास्ता भी खोल सकता था। बुजुर्ग की आजमाइश जारी थी। चारों भाई पसीने में तरबतर हो चुके थे। हर गलत जवाब उनके यकीन को डगमगाने लगा था। आखिरकार 3 कोशिशों के बाद बुजुर्ग को उन पर रहम आ गया। उन्होंने कहा, तुम लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि तुमने सच्चाई से जवाब दिया और सच्चे दिल से कोशिश की, इसलिए अब मैं तुम्हें कैंची का सच बता देता हूं। चारों के चेहरे खुशी से दमक उठे। सब एक साथ बोले, जल्दी बताइए हुजूर, जान पर बनी है। बुजुर्ग ने कहा, जब तुम पेड़ के नीचे सो रहे थे तो एक लड़का वहां से गुजरा। उसने तुम्हारी बोरी देखी और तजस्सुस, जिज्ञासा में उसे खोला। कैंची देखकर उसे लगा कि यह कोई पुरानी चीज है, शायद टूटी फूटी हो। वो उसे ले गया और पास की बस्ती में लोहे वाले को बेच दिया। रियाज चीख पड़ा, यानी हमारे अब्बा की कैंची चंद पैसों के बदले बेच दी गई। नियाज गुस्से में पागल हो गया। अब्बा की रूह कब्र में भी बेचैन हो जाएगी। हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। बुजुर्ग ने इत्मीनान से कहा, गुस्सा अकल को खा जाता है। पहले सोचो, फिर कदम उठाओ। मैं तुम्हें उस बस्ती का नाम बता देता हूं। जाकर वहां तलाश करो, हो सकता है वो कैंची तुम्हें वापस मिल जाए। चारों ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और फौरन उस बस्ती की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने 1000 बार एक दूसरे को कोसा। कोई रियाज को कसूरवार ठहराता, कोई सिराज को। बस्ती पहुंचकर वो सीधे लोहे वाले के पास पहुंचे। भाई, कुछ दिन पहले कोई लड़का आया था, कोई कैंची बेची थी। लोहे वाला खर्राटे लेते हुए बोला, हाँ आया था, कैंची तो रखी है, लेकिन बेचने के बाद खरीदने का क्या मतलब। रियाज ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और बोला, ये लो, हमें कैंची दे दो। लोहे वाले ने कैंची उनके हवाले की और चारों भाई उसे हाथों में लेकर देर तक देखते रहे, जैसे कोई खोई हुई अमानत वापस मिल गई हो। मगर वो खुशी का लम्हा बहुत जल्द एक नए झगड़े में बदल गया। नियाज बोला, अब कैंची मेरे पास रहेगी, क्योंकि उसे तलाशने का ख्याल सबसे पहले मुझे आया था। फयाज फौरन बोला, ओए, पैसे मैंने दिए हैं, कैंची तो मेरी है। सिराज चीखा, अब्बा की निशानी है, इसे आपस में बांटकर रखना चाहिए। रियाज गुस्से से बोला, अगर बांटना है तो कैंची को 4 टुकड़ों में काट लेते हैं। सबके चेहरे एक पल को गंभीर हो गए। फिर एक साथ जोरदार कहकहा उठा। सिराज बोला, भाइयों, हम जितने बेवकूफ हैं, हमें कैंची नहीं, पक्का दिमाग चाहिए। नियाज ने कहा, बुजुर्ग ठीक कहते थे, अकल सबसे बड़ी दौलत है। और यूं कैंची के साथ एक सबक भी मिला, मगर वो सबक कब तक याद रहता, इसका फैसला उनकी अगली बेवकूफियां करेंगी। कुछ दिन बाद जब भाइयों ने लोहे वाले से कैंची ले ली थी, वो बिना कैंची बेचे गांव की तरफ लौट रहे थे। लेकिन रास्ते में एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया, जिसने उनकी जिंदगियों को एक नई रुख दे दी। बस्ती के रास्ते पर एक बड़ा सा बाजार था, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कभी कभी यही बाजार किसी अनोखे हादसे या उलझन का सबब भी बन जाता। उसी बाजार में एक शख्स था जिसका नाम था हाजी गुलजार। वो बड़ा चालाक और कलाबाज किस्म का इंसान था, हमेशा किसी न किसी गुत्थी में उलझा रहता। जब भाइयों ने बाजार में कदम रखा तो हाजी गुलजार उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और आवाज में एक रहस्यमय सूनापन। तुम लोगों के हाथ में क्या है? उसने पूछा। सिराज ने जवाब दिया, ये हमारी अमानत है, ये कैंची है जो हमारे वालिद की थी। हाजी गुलजार हंसते हुए बोला, कैंची, ये तो पुरानी चीज है, तुम्हारी जिंदगी की कितनी कीमती होगी।
नियाज ने तीखे लहजे में कहा, यह हमारी दुनिया है, तुम्हारी नहीं। हमें इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। लेकिन हाजी गुलजार ने कैंची को गौर से देखते हुए कहा, यह तुम्हारे वालिद की कैंची नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत की निशानी है। चारों भाई हैरत से उसकी तरफ देखने लगे और हाजी गुलजार ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, देखो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। इस कैंची में कुछ ऐसी ताकत है जो तुम्हारे बाप के साथ जुड़ी हुई थी। ये कोई आम कैंची नहीं, बल्कि एक जादुई कैंची है। फयाज ने बेयकीनी से पूछा, क्या ये मजाक कर रहे हो? नहीं, हाजी गुलजार बोला, मैं सच्चाई कह रहा हूं। इस कैंची के जरिए तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, लेकिन तुम्हें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। रियाज की आंखों में चमक आ गई। अगर ये सच है तो क्यों ना हम इस ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। मगर सिराज ने फौरन टोका, होशियार रहो, तुम्हें नहीं मालूम इसमें क्या सहर छुपा हुआ हो सकता है। हमारे लिए यह सिर्फ एक यादगार है और कुछ नहीं। अब हाजी गुलजार ने गैर मामूली संजीदगी से कहा, जो इस कैंची को अपनी मर्जी से चलाता है वो जल्द ही एक ताकतवर इंसान बन जाता है, लेकिन अगर इसके साथ बेपरवाही की गई तो यह तबाही का सबब बन सकती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हाजी गुलजार धीरे से बोला, यह कैंची तुम्हारे लिए कोई आम चीज नहीं। इसका राज तुम्हारे बाप के माजी से जुड़ा हुआ है। तुम्हें इस कैंची की तारीख को जानना होगा, इसके पीछे की कहानी को समझना होगा। अब भाइयों के जहन में कई सवाल घूमने लगे, मगर हाजी गुलजार ने उनके सवालों का जवाब देने के बजाय बेजारी से कहा, यह तुम्हारी तकदीर है कि इस कैंची को लेकर आगे बढ़ो, मगर तुम्हें इसकी ताकत को समझना होगा, वरना तुम्हारी तकदीर तुम्हें ही बदल डालेगी। यह सुनकर भाइयों के दिलों में एक नया डर और तजस्सुस, जिज्ञासा पैदा हो गया। हाजी गुलजार ने कहा, अगर तुम्हें इस कैंची की असली ताकत का पता लगाना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे इसके राज का इल्म है। मगर फयाज ने एहतियात से कहा, हम किसी अजनबी शख्स की बातों में नहीं आना चाहते, हमें वापस अपने गांव जाना है। हाजी गुलजार मुस्कुराकर बोला, तुम नहीं जानते, तुम्हारी तकदीर तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जाएगी। ये कहकर हाजी गुलजार अचानक गायब हो गया और भाइयों के दिल में नए शुबहात, शक ने जन्म लिया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि इस कैंची में कुछ तो खास है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से बाहर था, लेकिन उन्हें जानना जरूरी था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो हाजी गुलजार के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। उनके दिलों में सवाल थे और दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, क्या वाकई इस कैंची में कोई जादुई ताकत है? यूं वो हाजी गुलजार के बताए रास्ते पर रवाना हो गए। रास्ता एक पहाड़ी इलाके की तरफ जाता था और उनकी राह में तरह तरह की मुश्किलें आ रही थीं। वो रास्ता निहायत ही दुश्वार और खतरनाक था, पत्थरों से घिरा हुआ, दरख्तों से ढंका हुआ और दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नजर नहीं आ रही थी। ये क्या रास्ता है? फयाज ने थके हुए लहजे में कहा, हमें कहां ले जा रहे हैं? सिराज ने जवाब दिया, जो कुछ भी हो, हमें इस रास्ते पर चलना ही होगा। हमें हकीकत का पता लगाने के लिए यह सब कुछ करना पड़ेगा। रास्ते में एक जगह ऐसी आई जहां एक बड़ा दरिया बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि पार जाना मुमकिन नहीं लग रहा था। भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फैसला किया कि दरिया को पार करने के लिए कुछ न कुछ तरीका सोचना ही पड़ेगा। उसी दौरान नियाज ने दरिया के दूसरी तरफ एक पथरीला रास्ता देखा। शायद हम इन पत्थरों के जरिए दरिया पार कर सकते हैं, लेकिन यह खतरनाक होगा, नियाज ने कहा। रियाज ने फौरन फैसला किया, हमें खतरे से खेलना ही पड़ेगा। अगर यह मौका खो दिया तो सारी जिंदगी पछतावा ही रहेगा। भाइयों ने दरिया के पत्थरों पर कदम रखा, कई बार फिसले, चोट खाई, मगर हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही देर में वो दरिया पार करने में कामयाब हो गए, मगर यह सफर आसान नहीं था। आखिरकार वो एक गुफा के सामने पहुंचे, जिसमें दाखिल होने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गुफा का मुंह बेहद तंग था और उसके अंदर जाने की कोई वजह, साफ निशानी नहीं थी। उन्हें हाजी गुलजार की बात याद आई, ये कैंची तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, मगर इसके राज तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सी आजमाइशों से गुजरना होगा। ये वही गुफा है जिसका हाजी गुलजार ने जिक्र किया था, सिराज ने कहा।
हमें यहाँ कुछ तलाश करना होगा, मगर यह भी समझना होगा कि इस गुफा में क्या खतरे छुपे हो सकते हैं। पहला कदम उठाते हुए फयाज ने कहा, हमें एहतियात से चलना होगा। हमें नहीं मालूम कि यहाँ क्या छुपा हो सकता है। जब वो अंदर दाखिल हुए तो गुफा का माहौल कुछ अजीब था। अंदर का दर्जा ए हरारत, तापमान भी गैर मामूली था और एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। धीरे धीरे वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ी चमकदार कैंची रखी हुई थी, वही कैंची जिसका हाजी गुलजार ने जिक्र किया था। लेकिन जैसे ही भाइयों ने वो कैंची उठाने की कोशिश की, गुफा की दीवारें हिलने लगीं। करीब जाते ही एक जोरदार आवाज गूंजी और जमीन थरथराने लगी। क्या ये वही ताकत है जिसका हाजी गुलजार ने जिक्र किया था? नियाज ने खौफ के आलम में कहा। सिराज ने एक लम्हे के लिए जैसे ही कैंची को छुआ, एक अजीब सी रोशनी ने पूरी गुफा को नूर से भर दिया। उस रोशनी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि भाइयों की आंखों में चमक आ गई और सब कुछ धुंधला लगने लगा। उसी पल गुफा के अंदर एक धुंधलाया हुआ साया हरकत करता नजर आया, जैसे कोई पोशीदा ताकत जाग उठी हो। भाइयों के चेहरों पर खौफ की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। हमें फौरन यहां से निकलना होगा, रियाज ने घबरा कर कहा। नहीं, सिराज ने जवाब दिया, हमें इस राज को जानना होगा। और उसने कैंची को और मजबूती से थाम लिया। गुफा की हवा अब और भी तेज हो चुकी थी और भाइयों ने कांपते हुए अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अचानक कैंची की रोशनी में एक नया दरवाजा नमूदार हुआ। यह दरवाजा असल में गुफा का एक खुफिया रास्ता था, जो शायद उस राज को खोलने का एक और मौका दे रहा था। यह क्या है? फयाज ने हैरानी से पूछा। हमें देखना होगा कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, सिराज ने कहा। और वो सब उस रहस्यमय दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे के उस पार, दरवाजे के अंदर कदम रखते ही भाइयों ने खुद को एक नई दुनिया में पाया, जो किसी आम गुफा जैसी बिल्कुल नहीं थी। यहां की दीवारों पर अजीबो गरीब नक्शो निगार थे और नर्म रूहानी रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। सब हैरान रह गए। ये क्या जगह है? फयाज ने आंखें फैलाकर पूछा। ये शायद वही जगह है जहां कैंची के राज छुपे हैं, सिराज ने कहा। और कैंची को थामे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक बड़ी चमकदार गेंद दिखाई दी, जो वहां मरकजी जगह पर रखी थी। वो कोई आम चीज नहीं लग रही थी। उसके अंदर ऊर्जा की लहरें दौड़ रही थीं, जो किसी तरह कैंची से जुड़ी हुई महसूस होती थीं। जैसे ही वो उस गेंद के करीब पहुंचे, एक गहरी भारी आवाज गूंजने लगी। जो भी यहां आना चाहे, उसे इस राज का पता होना चाहिए। भाइयों ने एक दूसरे को देखा। फिर सिराज ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हम इस राज को जानना चाहते हैं। इसी दौरान गेंद के अंदर से एक हल्का सा शोला निकलने लगा और जैसे ही वो शोला कैंची के करीब पहुंचा, एक जबरदस्त धमाके की आवाज आई और कैंची की रोशनी शिद्दत इख्तियार करने लगी। फिर अचानक गेंद में से एक नया दरवाजा खुल गया। यह दरवाजा कहां जाता है? नियाज ने पूछा। शायद ये हमें इस बात का जवाब देगा कि कैंची का असल मकसद क्या है, सराज ने कहा। उन्होंने उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और जब वो दरवाजे के अंदर पहुंचे, एक सरसब्ज वादी नजर आई। ये वादी ऐसी जगह थी जहां हर तरफ खुशबूदार फूल खिले हुए थे और दरख्तों की हरियाली इतनी ज्यादा थी कि लगता था ये दुनिया का सबसे हसीन मंजर हो। हम कहां पहुंच गए हैं? फयाज ने हैरानी से पूछा। ये वो जगह हो सकती है जहां कैंची की असल ताकत छुपी हुई है, सराज ने कहा। वो वादी में दाखिल हुए और उनके सामने एक पुरअसरार दरख्त की शक्ल में एक मुजस्सिमा नजर आया। उस दरख्त के नीचे एक किताब रखी हुई थी, जिस पर सुनहरी हरूफ में कुछ लिखा था। फयाज ने करीब जाकर किताब उठाई और उसके अंदर मौजूद लिखाई को पढ़ा। जो भी कैंची को छुएगा वो अपनी तकदीर का मालिक बनेगा, मगर उसे अपनी पसंदीदा ख्वाहिश का सामना भी करना होगा। ये क्या मतलब है? नियाज ने सवाल किया। शायद इसका मतलब यह है कि हमें अपनी तकदीर का सामना करना है, सराज ने कहा और किताब में लिखे अल्फाज पर गौर किया। इसी लम्हे दरख्त की शाखों में से एक सरगोशी सुनाई दी। कैंची का असल मकसद ये नहीं कि ये सिर्फ ताकत दे,
बल्कि ये एक इंतखाब का निशान है जिसे तुम्हारी तकदीर का रास्ता बदलने की इजाजत मिलेगी। हमारा रास्ता? फयाज ने बेजारी से कहा। हमें किस चीज का इंतखाब करना होगा? तुम सबको एक बड़ा फैसला करना होगा। वो आवाज दोबारा गूंजी। तुम्हें ये कैंची अपने जाति मफाद के लिए इस्तेमाल करनी है या दुनिया की भलाई के लिए? ये सवाल इतना अहम था कि भाइयों का दिल दहल गया। वो हमेशा अपने छोटे छोटे मकासद के पीछे दौड़ते रहे थे, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा सवाल था जो पूरी दुनिया के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो का अगला हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हमें फैसला करना होगा, सराज ने कहा। अगर हम ये कैंची किसी जाति मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी तकदीर का खात्मा कर देगी, लेकिन अगर हम इसे किसी नेक काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम दुनिया में कोई बड़ा बदलाव ला सकें। फयाज और नियाज ने सराज की बातों पर गहराई से गौर किया। फिर फयाज बोला, हमें इस कैंची को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। हमें इससे ताकत नहीं, एक मकसद चाहिए। चारों भाइयों ने कैंची को एक साथ उठाया और उसके साथ एक नया अहद, संकल्प किया। हम इस कैंची को सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, न कि अपनी खुदगर्जी या ख्वाहिशों के लिए। उसी लम्हे वो दरख्त जो अब तक खामोश था अचानक हंसने लगा। उसकी शाखों से सुनहरी पत्तियां गिरने लगीं, जैसे कायनात भी उनके फैसले पर रजामंद हो। एक नई रोशनी ने आकर सब कुछ रोशन कर दिया। कैंची की ताकत के साथ साथ उन्होंने अपने अंदर की वो कहुव्वत पहचानी जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जरूरी थी। अब तुम तैयार हो, दरख्त ने कहा। तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारी मर्जी से जुड़ी है। तुमने जो राह चुनी है वही तुम्हें उस तब्दीली की ताकत देगा जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। अब भाइयों को यकीन हो गया था, उनका सफर, उनकी किस्मत और ये रहस्यमयी कैंची सब एक मकसद से जुड़े हुए थे। उन्होंने उस ताकत को सही रास्ते पर इस्तेमाल करने का वादा किया और एक नई दुनिया की उम्मीद के साथ आगे बढ़ चले। और एक नई दुनिया की उम्मीद के साथ आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं जानते थे कि